पाजी, क्या बात है। कैनाट प्लेस पे पहुंचे पाजी, लेकिन क्या बात है, तमाम जनता के बीच में खड़े हो पाजी। हाँ पाजी, अब तो यही कोई कहेगा कि पागल हो गए हो पाजी, लेकिन ठीक है भाई। राम राम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ कह रहे हैं कि आपकी तो जनता, आपकी तो भीड़ भाग गई। पाजी वक्त की बात है, भीड़ तो वही है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ आना भी नहीं है भीड़ को पाजी। लेकिन सवाल सवाल सारे आ रहे हैं मेरे कान में। अरे सवाल ही तो महत्वपूर्ण है पाजी। शख्स तो बाजी आए, चाहे वहां बैठा रहे, चाहे अपना सवाल हमारे तक भेज दे, बात तो वही है। हाँ जी, आ गया, मैं आ गया कह रहे हैं जी, बोलिए। हाँ जी, कहाँ से हैं? पाजी आप भी कहेंगे आज इनका तो दिमाग निश्चित तौर से घूम गया। पाजी ये बात नहीं है, सवाल बहुत सारे हैं मुल्क में, चाहे इधर लगा दूं माइक, चाहे इधर लगा दूं, और चाहे यहां और चाहे आपके पास, सवाल वही है। सवाल ये है कि इस वक्त अनाज की बात, इस वक्त तमाम रोजी रोजगार की बात, इस वक्त तमाम सारे कंपनियों में कैसे खुलेंगी, ताला कैसे खुलेगा और उसका काम करने वाले लोग कैसे पहुंचेंगे, इसका सवाल। हाँ जी, ये भी सवाल बहुत बड़ा है कि इन सवालों के बीच में ये सवाल कहीं खो गया है और लड़ाई काहे की हो रही है? पाजी आप जानते हैं, लड़ाई ये हो रही है कि अब जो ठेला लेकर निकला है वो हिंदू ठेला है कि मुसलमान ठेला है, इस पर लड़ाई हो रही है। और होनी क्या चाहिए थी कि 800 से ज्यादा, ये 850 से ज्यादा लोग कोरोना की लड़ाई हार गए, मौत हो गई, 28,000 से ज्यादा आंकड़ा पहुंच गया। बात दरअसल ये होना चाहिए था, लेकिन पाजी अपने यहाँ तो बड़ा जबरदस्त है मामला। बस लगाए रहो और युद्ध में क्या हो रहा है इससे मतलब नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है ये बताओ पाजी। जी मुझे मालूम है, यहाँ पे आप आते थे और तमाम सारे सवालों को लेकर मेरे पास पहुंच जाते थे, और मैं उन तमाम सारे सवालों के बीच में खड़ा, यहाँ पर इन मेहमानों के बीच में, वो आप ही के सवाल बहुत महत्वपूर्ण होते थे। एक एक सवाल लगता जाता था, एक एक सवाल आप पूछते जाते थे, और आज चारों तरफ सन्नाटा है बाजी, हर तरफ सन्नाटा है, कहीं कोई शख्स नहीं दिखता। ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं, जी हाँ, पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस से संबंधित लोग जो यहाँ पे मौजूद है। अभी कुछ देर पहले कुछ लोग, जी हाँ, खाना लेकर आए थे, उनके लिए, जी हाँ, वो जानवरों के लिए, कुत्तों के लिए खाना लेके आए थे, क्योंकि वो यहाँ पर इतने हालातों में वो कैसे रहते होंगे, कैसे सरवाइव करते होंगे, एक बड़ा सवाल है। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ करा देता हूं। नलिन कोहली जी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। विनोद बंसल जी हमारे साथ आज की बहस के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद बंसल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। यासिर जिलानी जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे वो तो वहां पहुंच गए प्रतीक जी कैनाट प्लेस में, हम तो अभी घर पे ही हैं। आप बहुत अच्छी जगह हैं यासिर जी, बहुत बढ़िया, वहीं से दिखाई दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। रोहन गुप्ता जी मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, रोहन गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नलिन जी का मैंने आपका स्वागत कराया, बहुत बहुत शुक्रिया नलिन जी भी। और हमारे साथ असीम वकार साहब जुड़ेंगे, जब वो जुड़ेंगे तब मैं उस तरफ रुख करूंगा। आज जो आगाज है इस भैया जी कहिन का, जिसमें चारों तरफ तो सन्नाटा है, लेकिन सन्नाटा इतना मुखर है, सन्नाटा इतना तेज है, ये यकीन मानिए आपके घर में भी शोर आ रहा होगा। लेकिन आज जो बातचीत का सिलसिला है, मैं यही से शुरू। असीम वकार साहब भी आ गए हैं लखनऊ से, मैं उनका भी स्वागत कर लेता हूं। असीम वकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया, MIM के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद असीम वकार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं। मैं आज विनोद बंसल जी एक सवाल पूछना चाहता हूं, तमाम सारी भीड़ और तमाम सारी जनता के साथ, जी आप देखे ना देखे, दिखाई दे या न दे, मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने जमातियों को तो इतना हल्ला मचाया, ठीक है, जो गलती है वो गलती है, मैं मानता हूं, जो अपराधी है वो अपराधी है, मैं मानता हूं, लेकिन इतना बोला आपने, इतना बोला कि मीडिया तो जैसे लग रहा था कि इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, क्या केला बेचने वाला और केले का ठेला लगाने वाला, और मुंबई से भी आया है, कुछ लोगों ने कहा कि वहां से दूध मत लीजिए, आपने केले वाले को भी हिंदू बना दिया, उसके ठेले पे भी लिख दिया ये हिंदू ठेला वाला है। ये कहां, कौन सी चीज है, कौन सा मुल्क है, किसकी जो नींव में क्या था और कहां से कहां तक आपने पहुंचा दिया, ये आलम है। विनोद बंसल जी आज जवाब दीजिए।
जी देखिए, आपने जहाँ से डिबेट शुरू करी, मैं वहीं से अपनी बात शुरू करता हूँ कि आखिरकार क्या कारण है कि आपकी डिबेट में कनॉट प्लेस में सैकड़ों लोग होते थे और आज आप वीरान सन्नाटे के बीच खड़े हुए हैं, मात्र कुछ ये कोरोना योद्धाओं के साथ खड़े होकर के डिबेट करने को मजबूर है। आखिरकार क्या कारण है कि लोगों का विश्वास एक जमात के प्रति पूरी तरह से उठ चुका और उसके कारण जो जमातियों के रिश्तेदार जो सवाल पूछा वो जवाब दे। नहीं, वो जो सवाल पूछा विनोद जी, जो सवाल, नहीं, वही सवाल की बात है। आप केला बेचने वाला हिंदू ठेला हो गया जी, और जो होटल वाला है वो मुसलमान होटल वाला हो गया। ये भेद ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं। पीछे कारण यही है, उसके पीछे कारण यही है प्रतीक जी, आखिरकार वो ठेला मुसलमान हिंदू नहीं हुआ, ठेले को चलाने वाला आखिरकार उसको अपनी आइडेंटिटी प्रूव करनी पड़ रही है कि मैं हिंदू हूं। क्योंकि जो मुसलमान ठेले वाला है उसके प्रति लोगों का अविश्वास बढ़ रहा है। उनको लग रहा है कि जमातियां तो नहीं है कहीं, ये जो गोल टोपी लगा करके और लंबी दाढ़ी रख करके जो आया है, कहीं वो फलों में जो थूक लगा के तो नहीं बेच रहा। विनोद बंसल जी इतना जहर मत घोलिए, विनोद बंसल जी इतना जहर मत घोलिए, विनोद बंसल जी इतना जहर ठीक नहीं, विनोद बंसल जी इतना जहर ठीक नहीं, नहीं विनोद बंसल जी इतना जहर ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। जिसने अपनी दुकान के बाहर हिंदू लिखना शुरू किया, इसके कारण ग्राहक आ रहे हैं, अदरवाइज क्यों लगा मुझे बताइए आप। मुझे मालूम है, मुसलमानों को बोलिए कि वो सब दुकानों पर विनोद जी गांधी दुकान लिखते हैं या सोनिया विनोद जी या फिर जी नहीं, बोलिए क्या बात कर रहे हैं विनोद जी, मेरी बात सुनिए। मुझे सिर्फ झारखंड से बात नहीं आई, मुंबई में भी कहा गया कि फला दूध से दूध मत लो क्योंकि वो मुसलमान है, मुसलमान की दुकान है। ये लाइन खींची जाएगी अब समाज में। मेरी बात को क्यों खींची जाएगी? गलत है, ये गलत है प्रतीक जी, ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ये गलत है, गलत नहीं है, ये कारण है इसके पीछे। आपको कारण को समझना पड़ेगा, कारण के बिना किसी मर्ज का आप निवारण नहीं कर सकते प्रतीक जी, आपको समझना पड़ेगा गंभीरता के साथ में। आखिरकार ये मजबूरी क्यों हुई? क्यों लोगों को हिंदू लिखना पड़ा? क्यों लोगों को तबलीगी जमात से हटना पड़ा अपने आप को? क्यों? देखिए, जमशेदपुर हो या नालंदा हो या मुंबई हो, यहाँ पर कुछ फल और सब्जी के विक्रेता मुसलमानों ने इस तरह का एक मोनोपोली क्रिएट की थी जो औने पौने दामों में बेच रहे थे और जमात के नाम से जो है ये जो कोरोना फैला रहे थे, उनका व्यवहार ठीक नहीं था और वो जो है वो अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हम व्यापार करेंगे, हम इनको व्यापार करके दिखाएंगे। आप देखिए जिन दुकानों पर हिंदू दुकान लिखा हुआ है, जिन दुकानों पर हिंदू पत्ते लिखा हुआ है, वहाँ पर भीड़ क्यों बढ़ रही है? वहाँ पर मुसलमान दुकान सामान खरीदने क्यों जा रहे हैं? मैं कहता हूँ देखिए, कहाँ तक बंटवारा करेंगे विनोद बंसल जी, कहाँ तक बंटवारा करेंगे विनोद बंसल जी, कहाँ तक बंटवारा करेंगे? नहीं, ये गलत है, ये गलत है, नहीं विनोद बंसल जी, ये गलत है, नहीं ये गलत है, और वो जिस प्रकार से होगा वो उस तरह से करेगा। ये गलत है, ये गलत। सैयद बकार और क्रेता का भी विश्वास है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। सैयद असीम बकार साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जो गलत है वो गलत है, मैंने कहा गलत है, गलत है, गलत है। सैयद साहब, असीम साहब, सर इस बात का जवाब यासिर जिलानी साहब देते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। मैं यासिर जिलानी साहब ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नेता हैं और मुसलमानों को जो वहाँ भर्ती करा रहे हैं, मैं चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता बंसल की बात का जवाब यासिर जिलानी से लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। क्या ये भी इत्तेफाक रखते हैं कि दुकानदार अपने ऊपर हिंदू? मैं वकार साहब, प्रतीक जी, मुझे आप बोलने दीजिए, मैं इंसाफ करूंगा। नहीं प्रतीक जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। असीम वकार साहब क्या कह रहे हैं, मैं जवाब तर्क के साथ दूंगा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो। आप बोलिए, मुझे अलाउ कर रहे हैं आप प्रतीक जी? देखिए, आपका जो सवाल है ना, आज शायद आप आज जो आप सवाल कर रहे हैं और बंसल जी जवाब दे रहे हैं, उसको आपको समझने की जरूरत है प्रतीक जी। आप जो कह रहे हैं ये गलत है, तो कैसे गलत है? पिछले 70 सालों में आप भारत के सुदूर इलाकों से लेके कॉस्मोपॉलिटन शहर तक मुसलमानों ने मुसलमान दुकानदारों के अलावा
किससे क्या सामान ले लिया? क्या हलाल मीट कभी मुसलमान किसी भी हिंदू मीट शॉप पे आज तक गया? तो आप बता दीजिए, वसीम अकार बता दें वसीम अकार, क्या मुसलमान तुम्हारे ऊपर होटल का नाम किसने रखा? भारत के मुसलमानों ने मैंने रखा। तो जानबूझ के कहा था कि तुम्हारे लानत तो तुम्हारे ऊपर है वसीम अकार, और तुम्हारे नेता असदुद्दीन ओवैसी पे लानत है। थू और लानत असदुद्दीन ओवैसी पे है, जिसको बात समझने की भी कुव्वत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी पे थू है और लानत है। लानत मैं तुम्हारे ऊपर लानत नहीं भेजूंगा, असदुद्दीन ओवैसी पे लानत भेजूंगा जो सच्चाई सुनने के बाद इस तरह की बातें करता है। असदुद्दीन ओवैसी पे लानत है, असदुद्दीन ओवैसी पे लानत है। एक बार नहीं 4 बार कहूंगा, असदुद्दीन ओवैसी पे लानत है। हिंदुस्तान के मुसलमान देखें, और ये वसीम अकार जो हिंदू मुसलमान करता है उसकी भी आवाज को देखें कि इस रमजान के दिनों में इसे रमजान के दिनों में जो ये वसीम अकार बेगैरती लानती जिसके ऊपर लानत है, तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों के अंदर छुपे हुए गद्दार हैं। तुम्हारे जैसे लोग मुसलमानों में छुपे हुए गद्दार हैं। तुम नहीं। प्रतीक जी सुनिएगा, प्रतीक जी सुनिएगा, अगर वसीम अकार जैसे बेगैरत इंसान ने किया है तो जवाब आपने यासिर को बोलने को कहा था, आपने यासिर को बोलने को कहा था। यासिर को सुनिए, फिर उसके बाद में बोलिएगा। जी यासिर जिलानी बोलिए, जल्दी खत्म करिए। उसके बाद में बीजेपी के प्रवक्ता कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं। हिंदुस्तान की खानकाहें देख रही हैं ये वसीम अकार की तबलीगी करतूत, और संज्ञान लेंगी भारत की खानकाहें तुम्हारे जैसे बेगैरत लोगों की। मैं गजब है बात। दरअसल आज ये होनी चाहिए। क्या कमाल का आदमी लाके बिठाया सर आपने। प्रतीक जी इस बेगैरत इंसान ने सवाल पूछा, ने तो जवाब मिला उसको। अल्लाह ने इस आदमी का जवाब मिला कि मुसलमान झटके का गोश्त नहीं खाता है इसलिए वो मुसलमान नहीं है। वाह क्या मुसलमान जानता है, हिंदुस्तान का मुसलमान ये भी जानता है। सैयद नसीम अकार नवाज ने हिंदुस्तान में प्यार से इस्लाम को फैलाया। तुम्हारी तरह तलवार की तबलीग नहीं चलाई, प्यार से ख्वाजा ने इस हिंदुस्तान में सैयद नसीम अकार साहब, मैं दोनों का ऑडियो डाउन करता हूँ। मैं दोनों का ऑडियो डाउन। मैं आज एक बात कहता हूं, मैं नलिन कोहली जी के पास जाता हूं, डिबेट के को वहां पे ले जाता हूं। कितना बढ़िया था, आज अखबार आया, अखबार में एक खबर थी नलिन साहब, और ये थे कि 8 करीबन जमाती थे जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में थे, वो ठीक हुए और उन्होंने कहा कि मेरा कतरा कतरा जो खून है वो आप प्लाज्मा थेरेपी के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। और कानपुर मेडिकल कॉलेज का ये किस्सा, ये उदाहरण है हिंदुस्तान का, एक बड़ा अच्छा उदाहरण है जिसको कि हम सबने देखा। और डिबेट कायदे से यहां होनी चाहिए, इस जगह पे आना चाहिए, इस पॉइंट पे आनी चाहिए डिबेट। उदाहरण जरूर था वो कि हम कहां पहुंचे थे, कहां बांट रहे हैं। एक्चुअली में डिबेट यहां आनी चाहिए। डिबेट यह आनी चाहिए कि वो ये कह रहा है कि आप मेरा कतरा कतरा इस्तेमाल कर लीजिए, और जो कुछ भी मॉडर्न मेडिकल साइंस में उपलब्ध है, यानी प्लाज्मा थेरेपी की बात कर रहा है वो, आप उससे इलाज करिए। और कानपुर मेडिकल कॉलेज ने उसको ओके भी किया है, और बस सिग्नल्स की यानी ऊपर से आदेश की आवश्यकता है, उस पर काम शुरू हो जाएगा। उसमें 2 विदेशी भी हैं, लेकिन विदेशियों की बात अलग है, अफगानियों की बात अलग है। ये उदाहरण है, इस उदाहरण पे हमको आगे खड़े होना है, और ये जो खाम खा की तू में है, इसको बंद करके आगे का उदाहरण देखना है। नलिन कोहली साहब। प्रतीक, कई इस देश में खूबसूरत उदाहरण आपको मिलेंगे, जैसे आपने इनका कहा तबलीगी जमात के कुछ लोगों का, और शुरू में भी जब ये डिबेट होते थे तो इस बात को स्पष्ट किया जाता था कि पूरे कौम को किसी को खींच नहीं सकते, एक संस्था और उसके अंदर भी। मुझे स्पष्ट याद है एक डिबेट में हमने ये भी कहा कि तबलीगी जमात के बाकी लोग के ऊपर में प्रश्न उठ जाएगा इन लोगों को लेके जो खराब करतूतें कर रहे हैं, और बिल्कुल हर व्यक्ति ने उसको कंडेम किया। कंडेम करने लायक चीज थोड़ी ना कोई धर्म से जुड़ी है, अगर कोई और संस्था के लोग करते तो उनको भी उतनी ही गाली पड़ती कि आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये 2-3 बातें, मैं डिबेट को सुन रहा था सबकी बातें। देखिए,
संवैधानिक प्रक्रिया हमारी बड़ी स्पष्ट है। उस संवैधानिक प्रक्रिया में अनुमति है पूरी की बोलने की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19। तो हर ने अपनी बात कही, लेकिन अगर 19 से पहले हम थोड़ा आगे जाएं तो पहले आता है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी। तो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में हर भारतीय बराबर है। उसके बाद हर भारतीय हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जू किसी भी धर्म का हो सकता है, लेकिन पहले वो एक भारतीय नागरिक है। और संविधान से ऊपर उठे तो मानवीय रूप में सब पहले इंसान है। तो इसीलिए समाज के अंदर में कोई भी ऐसे उदाहरण आएंगे किसी भी टाइप के जहां पर इस रूप से कहा जाए आप इस धर्म के हैं या इस जात के हैं या इस जगह के हैं, क्योंकि आर्टिकल 14 कहता है राइट टू इक्वालिटी, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट। नलिन जी, आप जब बोलते हैं, नलिन जी जब आप बोलते हैं, नलिन जी जब आप बोलते हैं तो मैं नहीं रोकना चाह रहा था, लेकिन मैं आज एक बात कहना चाहता हूं, चाहे दिल्ली सरकार की तरफ इशारा करके भी बात कहता हूं आज जी, और आज बाकी तरफ भी इशारा करके, तमाम सरकारों की तरफ इशारा करके कहता हूं। जब आंकड़े दिए जा रहे थे तो अलग से ये बोले कि 3000 संक्रमित जिसमें 1200 जमाती, ये क्यों कहा गया? ये क्या जरूरत थी इस बात की कहने की? ये इस तरफ इशारा क्यों किया गया, जिसको कि कांग्रेस भी कह रही थी कि जमातियों को अलग तरफ इशारा क्यों किया गया? क्या जरूरत थी इस बात को कहने की? नलिन कोहली। तो जो मेरी पहली बात थी, मैंने बड़ा स्पष्ट कहा कि संवैधानिक प्रक्रिया में, मानवीय प्रक्रिया में, क्योंकि हम इंसान पहले हैं, फिर भारतीय, फिर किसी धर्म जात कहीं के भी हो सकते, किसी प्रकार का भेदभाव किसी व्यक्ति के साथ गलत है, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे, स्थान के आधार पे, आप इस इलाके के हैं, तो वो गलत है। जैसे हमने कई बार उदाहरण देखे हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चों के साथ गलत कहा जाता है, बिल्कुल गलत है, आप थोड़ी ना कर सकते हैं। तो ये भी जो उदाहरण आप दे रहे थे वो निश्चित तौर से गलत ही माने जाएंगे। अब आइए आपके दूसरे प्रश्न पे। मुझे लगता है कि उसे एक और रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जैसे आप उस प्रश्न को पूछते हैं उसमें कहीं एक चिंता आ जाती है प्रतीक जी, कि क्या इसको धर्म या एक संस्था से जोड़ रहे थे? धर्म से नहीं जोड़ रहा था, क्योंकि तबलीगी जमात का ये अर्थ नहीं है कि हर मुसलमान तबलीगी जमाती है और हर तबलीग, और इसलिए पूरे धर्म को खींचा जा रहा है। लेकिन तबलीगी जमात के ऊपर में प्रश्न उठे क्योंकि उसके पीछे प्रक्रिया में प्रश्न लायक विषय थे। इवेंट को होल्ड करना, जब बाकी मुसलमानों ने तय किया और कई संस्थाओं ने कि हम नमाज अदा नहीं करेंगे, मक्का मदीना की बात भी देखिए आप। उसके बाद ये थूकना, अश्लील हरकत करना, महिलाओं के सामने नग्न होना, पत्थर फेंकना, ये खराब उदाहरण थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जब इंडिया का स्टार्टअप हुआ कोरोना में, तो दिल्ली जैसे प्रदेश में 80% से ऊपर तबलीगी जमात के मरकज के कार्यक्रम से जुड़े थे। मुझे याद है कि 98 में से 91 मतलब 98 से 91 केसेस तमिलनाडु शायद राज्य में वही तबलीगी जमात से जुड़े थे। तो ये किया जा रहा था कि एक सिंगल इवेंट की वजह से हुआ है, और मैं उसे महत्वपूर्ण मानता हूं। इसका एक दूसरा संदेश जाता है कि देखिए, एक इवेंट हम लोग सोचे हमसे क्या फर्क पड़ेगा, पूरे देश में संक्रमण को बढ़ाने में उसका एक योगदान हो जाता है। अब रमजान के महीने में, एक आखिरी बात आपकी अनुमति से, रमजान के महीने में प्रधानमंत्री जी भी बोले मुसलमान समाज कि हाँ, तो इसलिए ये उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम सब मुसलमान भाई नमाज अदा साथ करते हैं, इबादत किया कि घर से करते हैं, इफ्तार नहीं करेंगे। तो ये चीजें क्यों है? क्योंकि एक इवेंट से कितना फैल सकता है, क्योंकि ये किसी को पूछ के थोड़ी ना बीमारी आएगी, सफर तो सारे भारतीय ही करेंगे ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और प्रधानमंत्री ने आज तो कहा कि आप इतनी इबादत करें कि इससे पहले ये कोरोना वायरस दूर हो जाए। ये सवाल था। मैं आ गया सतीश जी, आपका स्वागत करता हूं। मैं रोहन जी आ रहा हूं आपके पास। सतीश प्रकाश जी बोलिए। प्रतीक जी, देखिए, दो बातें यहां हुई हैं। एक तो पवन बंसल जी ने कही है, और वही बात लगभग जो है हमको कोहली जी ने कही। पवन बंसल जी ने बात को बड़ा तीखे तरीके से कहा, शायद उनका लहजा, मैं उस लहजे से सहमत नहीं हूं। कोहली जी ने बात तो वही कही है, लेकिन बहुत तरीके से कही है। देखिए, संविधान क्या कहता है, हमको यही मानना पड़ेगा। आर्टिकल 14 में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन आप क्रिएट नहीं कर सकते। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की बातों को बढ़ा रहा है, और कोरोना एक बीमारी है, वो एक धार्मिक बीमारी नहीं है।
अरे भाई कोरोना के नलिन जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ नलिन जी, अरे भाई नलिन जी, नलिन जी कुछ, मैं आ रहा हूँ सतीश, सतीश आ रहा हूँ, नलिन कुछ कहना जी, धार्मिक संस्थान बंद है, वैज्ञानिक संस्थान ही इसका इलाज ढूंढ रहे हैं, नलिन धर्म के आधार पर इसका इलाज। मैं आ रहा हूँ, रोहन आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ नलिन कुछ, सतीश मैं आ रहा हूँ, सतीश आ रहा हूँ, सतीश जी देखिए सतीश जी, मैंने जो बात कही सतीश जी है, मैं इसको बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सतीश जी मुझ पे ये कैसे आरोप लगा रहे हैं। मैंने तो एक अलग बिल्कुल बात की उनको, और सतीश जी कौन है मैं पहचान नहीं पाया क्योंकि शायद इंट्रोडक्शन मुझसे सुना ही नहीं दिया होगा इस लिंक के ऊपर में। लेकिन जो भी है एक सम्मानित व्यक्ति होंगे, लेकिन अगर उनको कोई अपनी बात कहनी है तो क्यों इन चीजों को गलत मरोड़ रहे हैं। जो मैंने कहा मैंने स्पष्ट कहा, और मेरी बातों में कहीं पर भी मैंने इसको जस्टिफाई नहीं रखा। मतलब संवैधानिक प्रक्रिया से भी मानवीय प्रक्रिया से और मैंने स्पष्ट कहा, और मैंने उसको आगे आप मैंने टोका नहीं साहब, एक वर्ग विशेष के ऊपर ही टारगेट किया जाएगा। नहीं, विशेष को टारगेट नहीं किया, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात को रखा है, मैंने इसको रखा है पार्टी की तरफ से। आप अपनी राजनीति के लिए मेरे मुंह में शब्द ना डालिए, आप अपने डंके की चोट पे राजनीति करिए, अपने विचार रखिए, संविधान आपको पूरी अनुमति देता है अपनी बात रखने के लिए, लेकिन मेरे कंधे का प्रयोग मत करिए साहब, आप अपनी राजनीति और अपनी बातों के लिए। मैं इसे होने नहीं दूंगा सतीश जी। देखिए प्रतीक जी, मैं बीच में टोक कर बात नहीं करता, आप इनको बोलने दीजिए, अपनी भड़ास निकालने दीजिए, उसके आराम से प्लीज, कूल डाउन, आराम से सतीश जी, वन बाई वन, सतीश जी वन बाई वन। आप सुनिए प्रतीक जी, ये एंगल गलत है, बीमारी का एंगल धार्मिक गलत है। जमात कहे या कोई भी व्यक्ति हो, धर्म कहीं ना कहीं लोगों के बीच में एक डिस्पैरिटी क्रिएट करता है। जो लोग फलों के आधार पर या जो लोग बीमारी के आधार पर, अगर जमात के लोग कुछ ऐसी गलती कर रहे हैं तो उनको सजा दीजिए। और अगर सरकार अगर मौलाना साद आज भी भागे हुए हैं, है ना, कहाँ है आपकी जांच एजेंसियां? अगर आप मुझे ये बताइए, अगर मरकज की दीवार और थाने की दीवार एक है ना, वहां लोगों के उनको मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है कि 1000 लोग वहां है इकट्ठा। सिर्फ अंतर ये नहीं हो सकता कि जो आपने वो 1000 कहा था वहां से 2000। ठीक है सतीश जी, मैं आपकी बात लेता हूँ, सतीश जी मैं आपकी बात लेता हूँ अभी, सतीश जी मैं लेता हूँ आपकी बात लेता हूँ। तमाम सारे लोग हैं पैनल में, मुझे मालूम है विनोद जी मालूम है, विनोद जी कुछ कह रहा था, मैं आ रहा हूँ विनोद जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फिर मौजूद रहेंगे। भैया जी कल में आपका एक बार फिर स्वागत है, और मैं मौजूद हूँ कैनॉट प्लेस में। हाँ पाजी, रूठे से बाजार और डरे सहमे से लोग बाजारों से दूर घरों में बैठे। आज का जो आंकड़ा है पाजी, हाँ जी मैं वही जगह पे मौजूद हूँ, उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे मेला लगता है पाजी। लेकिन ठीक है, आप सब लोग मौजूद हैं, आपके तमाम सवाल मौजूद हैं, आपकी तमाम निगाहें मेरी तरफ मौजूद हैं, ऐसा मैं समझ सकता हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। लेकिन पाजी जो आज का आंकड़ा है वो 60 लोगों की मौत का है, जो सबसे ज़्यादा है 24 घंटे का। अंदाज़ा लगाइए 28,000 से ज़्यादा जो है केसेस हैं जो हिंदुस्तान में हो चुके हैं, और 1400 से ज़्यादा कुछ आंकड़े हैं 24 घंटे में जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। ये तमाम आंकड़ों के बीच में बहस कुछ और हो रही है, होनी कुछ और चाहिए थी। बातचीत का सिलसिला दरअसल ये होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा मैंने माना भी, नलिन साहब से कहा भी था मैंने, शुरुआत भी मैंने यहीं से की थी। मुझे ऐसा लगता है कि तमाम सारे लोगों को डर है, इस बात का भी डर है कि ये जब कोरोना ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद की स्थितियां क्या होंगी। उन स्थितियों पे तो कोई बात नहीं कर रहा, उन स्थितियों के बीच में ऑफिस जाएंगे तो क्या होगा, तनख्वाह को लेकर बात है, रोजी रोटी को लेकर बात है, रोजगार को लेकर बात है, तमाम सारे सवाल हैं। और जो बड़े सवाल हैं, लोगों को लगता है कि मुश्किल से 10 दिन गए हैं, और इधर तो 1 महीने में तो शायद बहुत सारे लोग ऑफिस गए नहीं हैं। उन्हें 1 महीने का जो तनख्वाह आएगी, कितनी आएगी, कैसे आएगी, कौन काटेगा, प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, और तमाम सरकारी जो कर्मचारी हैं उनको भी अपनी तमाम तरह की आशंकाएं हैं। इन तमाम आशंकाओं, इन तमाम सवालों के बीच में बहस कुछ और है टेलीविजन में। बहस टेलीविजन की ये है कि हालांकि बड़ी गंभीर सवाल है, और बड़ा गंभीर, मुझे किसी ने मुंबई से फोन करके कहा कि प्रतीक जी क्या अब ये होगा कि फला दुकान से सामान लेना है, फला दुकान से सामान नहीं लेना है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ, कई बार अफवाहें आती नहीं है, लेकिन इतने बड़े संकट के बीच में मुंबई से कोई कॉलर कहे मुझे फोन करके कि साहब फला दुकान से दूध नहीं लेना है अब, क्योंकि ये फला
जाति का आदमी है, धर्म का आदमी है, घातक चीज है। कोरोना से ज्यादा बड़ा वायरस है। केले का ठेला जो है हिंदू हो जाए, ये ज्यादा घातक है, बहुत घातक है। जब हम ठीक होंगे, जब हम बाहर होंगे तो क्या होंगे, इससे जरा अंदाजा लगाइए। कनॉट प्लेस में मौजूद है, बहस की तरफ फिर से रुख करता हूं। रोहन गुप्ता जी, सवाल आपसे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, माफी चाहता हूं, देर से आ रहा हूं। रोहन गुप्ता। प्रतीक जी, मैं आता हूं यासिर, आ रहा हूं यासिर। मैं कब से सुन रहा था कि जिस प्रकार से दूसरे लॉकडाउन में सिर्फ 6 दिन बाकी है, हमारा किसान परेशान है कि कैसे उसकी कटाई का उसको पैसा मिलेगा, कैसे उसकी फसल का उसको पैसा मिलेगा। युवा परेशान है कि उसकी जॉब है कि नहीं वो मालूम नहीं। छोटा व्यापारी परेशान है कि कैसे उसकी सैलरी का खर्चा निकलेगा, कैसे उसकी जो बाकी है उधारी वो उसका पैसा वापस मिलेगा। हमारे मजदूर परेशान है, अभी भी वो अटके हुए हैं कि कैसे वो लोग अपनी रूटीन लाइफ में आएंगे, या घर जा पाएंगे या नहीं पाएंगे। महिलाएं परेशान है कि बच्चों के जो एजुकेशन के ऊपर असर हो रहा है उसका क्या होगा। हर आदमी परेशान है, और उस परेशानी के बीच में अगर हम हमारी बहस को यहाँ पे हम करते हैं, बड़े दुख की बात है प्रतीक जी। पॉलिटिक्स है, होती रहेगी, आगे भी चलती रहेगी। मुझे नहीं लगता है कि ये आपकी डिबेट के 20 मिनट हो गए, 20-25 मिनट। कोरोना शब्द किसी ने यूज नहीं किया है। 60 लोग मर चुके हैं, सबसे ज्यादा लोग मरे हैं एक दिन में। हम क्या बात कर रहे हैं? आज सवाल ये है कि कैसे हम हमारी लाइफ को पटरी पे लाएंगे। हमने ऐसे भी उदाहरण देखे जहाँ एक धर्म के लोग मरे थे, उस धर्म के लोग उसको उसकी अंतिम क्रिया करने को तैयार नहीं, समर्थन किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा प्रतीक जी, मैं छोटी सी चीज कहना चाहूंगा, मुझे खत्म करने दिया जाए प्रतीक जी। मैं कब से सुन रहा था, मेरा एक ही कहना है, सबसे सबके मिलकर हमने आजादी की लड़ाई भी मिलकर जीती थी, हर युद्ध को मिलकर जीता था। ये भी एक युद्ध है, हमको मिलके ही जीतना पड़ेगा। मैं सबसे एक विनती करता हूँ, राजनीति करते रहिए पर देश को पीछे मत छोड़िए। देश को जरूरत है हम मिलके इससे बाहर निकले। गंभीर परिस्थिति है, आगे और गंभीर हो सकती है अगर हम इसमें अभी भी नहीं सुधरे, अगर हमने नहीं सीखी पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है। हमको सीखना पड़ेगा और हमारे आप को एक नागरिक की तरफ मुझे मालूम है, अगर मुझे रोहन जी मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है कि इंदौर की स्थिति के बारे में मुझे पूरा अंदाजा है, और इंदौर की स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है, और उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन की जरूरत है। वहां की सरकार करेगी, जरूर कर रही होगी, ऐसा उम्मीद करता हूं मैं कि कर रही होगी। लेकिन मैं जो विनोद जी आपने जो सवाल कहा था, मैं आज थोड़ा बहुत दुख के साथ कह रहा हूं विनोद जी, ये ठीक नहीं था। ये बिल्कुल इस समय जब एक साथ चीजें जुड़नी चाहिए थी तो आपने ऐसे कर दिया, ये चीज ठीक नहीं था। इसकी तरफ मैंने इशारा किया था और कहा था कि देखिए अच्छा उदाहरण है, जमाती जो है आगे आए, उन्होंने कहा मेरा कतरा कतरा खून ले लीजिए और ये प्लाज्मा थेरेपी में काम आए, तो इससे अच्छा कौन सा उदाहरण हो सकता है? ये उदाहरण था, इसके लिए बात करनी चाहिए थी। विनोद बंसल जी, प्रतीक जी एक निवेदन ये है कि आप, मैं जब मेरी बात पूरी हो जाए तभी आप बोलिएगा, क्योंकि देश भर से मेरे पास फोन आ रहे हैं कि प्रतीक जी आपको बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हमें भारत को प्लाज्मा की जरूरत नहीं है, हमें वो थूकने वाले, फेंकने वाले और वो फैलाने वाले नहीं चाहिए। चाहे प्लाज्मा दे या ना दे, हमें कोई जरूरत नहीं है उसकी। आखिरकार प्लाज्मा देने वाले कौन है? जो कोरोना देने वाले हैं ये लोग। इसलिए उनको महिमा मंडित करने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये देखिए, अगर किसी ने ये लिख दिया कि वह हिंदू फल की दुकान है, तो क्या मुसलमान की फल की दुकान को बंद करने वाले हैं क्या हम? हमने किसी मुसलमान का कोई टोपी उतरवाई है क्या जिससे आपको दिक्कत हो रही है? या किसी मुसलमान को ये कहा है कि तू ये जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम की दुकान हटा दो, या मुस्लिम ढाबा हटा दो, हलाल की दुकान हटा दो, मोहम्मद साहब की दुकान हटा दो, मुसलमान ढाबा हटा दो। अरे हिंदू परिषद ने ये थोड़ी किया है। ये बात ही नहीं। देखिए बीच में मत बोलिए, ये क्या बीच में मत बोलिए प्लीज, बीच में की बात कर बीच रहे में हैं मत बोलिए, आप नफरत, आप बीच बात में मत बोलिए, कैसे मेरी बात को पूरी होने दीजिए। क्या आप सरकार को पूछ रहे हैं कोरोना क्या काल के प्लान है बारे में उनका? कोई नहीं क्यों बोलता। 60 लोग मर रहे हैं? क्यों 2000 केस आ रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। आप करती रहिए अपनी राजनीति की दुकान, अभी देश को बचाइए आप। जरूरत है देश को बचाने की। अब क्या बात कर रहे हैं? पूरा देश परेशान है, हर आदमी को मालूम नहीं है कि उसकी आमदनी है कि नहीं है, हर आदमी को ये नहीं मालूम है कि उसका कल धंधा है कि नहीं है। आप लोग शर्म आनी चाहिए। आपके जैसे लोग जिसको किसी को प्रॉब्लम नहीं है वही ये डिबेट कर सकते हैं। तबलीगी जमात के लिए आपकी सरकार जिम्मेदार है। क्यों उन्होंने करने दिया? आप सरकार जवाब दें उस बातों का, पर क्यों आप लोगों को ये चीजों से बात कर रहे हैं? पूरा देश परेशान है, आपको शर्म आनी चाहिए। विनोद जी, रोहन 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 जी। और मुझे बताइए, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं,
अगर किसी ने हिंदू क्या नाम जिम्मेदारी रखा से है, बात कर तो रहे हैं किसी आप? विश्वास को जीतने के लिए रखा है ना। आप देश के किसी को विश्वास मारने के जो लिए जो नहीं सही रखा। जो खतरा है तो आपके हम जैसे मुसलमान लोगों की से शक्ति देश खरीदने आ को। रहे हैं, फल खरीदने आ हम रहे हैं। कोरोना से लड़ क्यों? रहे हैं, तो आप अगर लड़ाई को हिंदू वीक कर रहे हो, और हिंदू का क्योंकि एक आप नाम लोगों को है, मालूम है उसका एक कि अभी विश्वास की है। घड़िया रोहन आपके जी, प्रधानमंत्री और बोलते अगर हैं, हटाना आप रोहन उनकी जी, बात रोहन सुनने जी, को अगर तैयार आप नहीं हो। विरोध करते हैं, रोहन जी, अगर आप प्रतीक रोहन जी जी, ऐसे लोगों को मत रोहन बुलाया जी, कीजिए जो नफरत फैला रहे हैं। रोहन जी, मैं प्रधानमंत्री जी बोलूंगा। एक बाजू बोल रहे हैं, रोहन जी, नवीन मैं जी बोल बोलूंगा। रहे हैं और ये नफरत फैला रोहन रहे जी, हैं। रोहन जी मैं बोलूंगा। रोहन जी मैं बोलूंगा। रोहन जी विनोद जी, बंद करना पड़ेगा। विनोद जी, नो नो विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी नहीं, हिंदुओं का नहीं। बहिष्कार करो, उस समय कोई नहीं बोला। ठीक है विनोद जी, मैंने आपकी आवाज, मैंने विनोद जी आपकी बात सुनी, बहुत सुनी। मैं बीच में नहीं बोलता, जब तक कोई चीज जरूरत ना लगे मैं बीच में कभी नहीं बोलता। डिबेट का वो तारतम्य टूटता है जो बोलने वाला होता है। लेकिन बड़े आदर और विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहता हूं, जो आप उदाहरण दे रहे हैं वो ठीक उदाहरण नहीं है कि ये मुस्लिम होटल, ये हिंदू होटल, ये नहीं चलेगा, ये ठीक चीज नहीं है। चलेगा नहीं से मेरा मतलब ये समाज में अच्छा उदाहरण नहीं रख रहे हैं आप। असीम बकार, सैयद असीम बकार साहब, मैंने जवाब, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। विनोद बंसल जी, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। सैयद असीम बकार साहब जी। प्रतीक जी 30 सेकंड दीजिए पहले। मैं दे रहा हूँ यासिर दे रहा हूँ। देखिए, यासिर आई विल गिव यू टाइम। यासिर नो यासिर आई विल गिव यू टाइम। यासिर आई विल गिव यू टाइम। सैयद असीम बकार साहब, सैयद असीम बकार साहब। देखिए मैं तो जब बड़ा हुआ, आई विल गिव यू टाइम। सैयद यासिर, तो मैंने मैं दूंगा टाइम। मैंने सैयद यासिर टाइम दूंगा। सैयद यासिर साहब मैं दूंगा टाइम। यासिर साहब मैं टाइम दूंगा। प्लीज वेट। सैयद बकार साहब। पर जब मुझे अच्छे बुरे की और थोड़ी सी अकल आई, तो मैंने जब देखा, तब से मैं धीरे धीरे बड़ा हो रहा हूँ। मैं एक ही चीज देखता आ रहा हूँ कि हम लोग के यहाँ कभी भी कोई परहेज नहीं हुआ, ना कभी कहा गया, ये कहा गया कि दाल भी हम लोग गैर मुसलमान से लेते हैं, चावल भी गैर मुसलमान के यहाँ से आता है, गेहूं भी हमारे हिंदू भाई के यहाँ से आता है, सब्जी भी हम लोग हिंदू भाई के यहाँ से लेते हैं। मैं आपको किस्सा सुना दूं सर। मेरे एक दोस्त थे कुलवंत सिंह, उनके भाई की शादी में मैं गया, सिख भाई थे, सरदार थे, तो उन्होंने मुझे शादी में बुलाया, और शादी में बुला के उन्होंने बेचारे ने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं। जब मैं खाना खाने लगा तो उन्होंने मेरे पास आकर तीनों भाइयों ने मुझसे, चारों भाइयों ने कहा कि आसिम भाई ये गोश्त आप मत खाइएगा, ये हम लोग वाला है, झटके वाला है, ये आप लोग वाला हलाल नहीं। सर सरदार होके वो इतना ख्याल रखते हैं हमारे मजहब में कि उनको पता है कि हलाल और झटका क्या होता है। अफसोस होता है कि जब अपने ही भाइयों को हलाल और झटका नहीं पता। इस बात का एहसास नलिन कोहली साहब से मैं पूछ रहा हूँ। नलिन कोहली जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मतलब आप सच मानिएगा, मैं आप बहुत कम ऐसे लोग हैं बीजेपी में जिनकी इज्जत करता हूँ, उनमें से एक आप भी हैं। लेकिन जब आप लिस्ट जारी करते थे तो उसमें आपने कहा इतने जमाती, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ लिस्ट इस तरह क्यों नहीं जारी किया आपने कि इतने जमाती और इतने 100 सनातन संस्था वाले और इतने 100 वैश्य संस्था वाले और इतने 100 बनिए और इतने 100 ब्राह्मण समाज के लोग और इतने 100 ठाकुर समाज के लोग और इतने 100 सरदार समाज के लोग और इतने क्रिश्चियन, इतने दलित। कभी आपने ऐसा नहीं किया। बाकियों को तो आपने कोरोना का पीड़ित बताया, लेकिन जमात वालों में जमात का नाम लेकर आपने एक मैसेज पास किया। आप क्या समझते हैं सर, हिंदुस्तान में सिर्फ आप ही लोग अक्लमंद है, बाकी हम सब लोग बेवकूफ लोग, हम लोग को अकल नहीं है। हमें नहीं पता कि आप ये ठीक है, पार्टीशन जो कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल ये पार्टीशन आपने इसलिए किया कि आप ठेलों पर लिखवाना चाह रहे थे। मैं बताऊं आपसे, गांवों में गलियों में बैनर लगे हुए हैं कि मुसलमान दुकानदार अंदर ना आए। सर आई कार्ड देखकर सब्जी वाले से पूछा जा रहा है कि तुम सब्जी का आई कार्ड दिखा के बेचो। सर क्या ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं? और अगर गल्फ कंट्रीज में कहीं आई कार्ड दिखाकर कारोबार चेक होने लगा तब क्या करेंगे आप? 1 करोड़ से ज्यादा हमारा हिंदुस्तान का हिंदू वहां गल्फ कंट्रीज में काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, नौकरियां कर रहा है। इन 1 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी ये बंसल लेंगे बैठकर, विनोद बंसल, या वो लोग लेंगे जो ठेलों पर हिंदू लिखवा रहे हैं? दिक्कत क्या हो रही है? कारोबारों से और नौकरियों से अगर इनके ऊपर कहीं कोई सवाल शुरू हो जाता है, नोट देना बंद कर दो, खुदा न खास्ता पैसा फैलाना बंद कर दो। जैसे आदमी ये जो यूरिन थेरेपी नहीं चाहिए, ये कोई ये शौच थेरेपी नहीं चाहिए देश को।
ये प्लाज्मा थेरेपी के चक्कर में आप यूरिन थेरेपी दे रहे हो, आप शॉर्ट थेरेपी दे रहे हो, आप क्या क्या कौन सी थेरेपी दे रहे हो भाई? अरे ये मुसलमानों को अगर आइडेंटिफिकेशन मांगी है तो क्या दिक्कत है? क्या हिंदू का आइडेंटिफिकेशन नहीं दे रहा? अरे हलाल प्लाज्मा बंद करो, ये हलाल का बंद करो, ये हलाल बंदर साहब तुमको मूत्र वॉइस ज्वाइन करें बंसल साहब की वॉइस ज्वाइन करें। फकार साहब एक बात सुनिए, फकार साहब बात सुनिए, मैं अपने मुल्क की बात कर रहा हूं और मेरे मुल्क में जो गलत है मैंने नलिन साहब से सीधे कहा। एक बात आपने सेंटेंस इस्तेमाल किया कि अगर खाड़ी देश में हो जाए, धमकी तो दीजिए ना, धमकी मत दीजिए असीम बकार साहब, और ना ही खाड़ी देश की आपके पास कोई बपौती है, ना खाड़ी देश की कोई बपौती है आपके पास है। क्या आपका नाम लिख दिया खाड़ी देश? खाड़ी देश आपके बाप ने किस तरह से लिख दिया क्या कि ये आपके पूरे पिताजी की वसीयत है? पिताजी की वसीयत है क्या? पिताजी की वसीयत है खाड़ी देश? खाड़ी देश क्या पिताजी की वसीयत है आपकी? कितने लोग कारोबार और मुल्क से मुल्क की कैसे बात होती है? मुल्क से मुल्क की कैसे बात होती है असीम बकार साहब? ये आप तय नहीं करेंगे, ये आप नहीं तय करेंगे। मुल्क से मुल्क की कैसे बात होती है, ये आप तय नहीं करेंगे। क्यों जहर घोल रहे हैं आप लोग? क्यों जहर घोल रहे हैं? उस पे कांग्रेस चुप बैठती है, क्यों जहर घोल रहे हैं? कांग्रेस चुप बैठती है अगर हिंदुस्तान के लोगों को ये तुम लोग के कारण हुआ है। प्रतीक जी, ये भाजपा हिंदुस्तान को धमकी देते हैं, कांग्रेस चुपचाप वाली बात से कहा किसी की वसीयत नहीं है खाड़ी देश, खाड़ी देश किसी की वसीयत नहीं है। यासिर जिलानी साहब, रोहन जी क्यों जहर घोल रहे हैं आप लोग? क्यों जहर? हाँ रोहन जी आपकी बात सही है। रोहन जी मैंने आपकी बात एक मिनट दीजिए, मैंने विनोद दंसल से कहा वो गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। और ये ठेला वाला हिंदू नहीं हो सकता, हिंदू ठेला। यासिर जिलानी प्रतीक जी एक मैं आपको बात बताऊं, ये पाक महीना रमजान का चल रहा है, आज तीसरा रोजा है। मुझे लग रहा था कि वकार जो है वो कम से कम संजीदगी से इफ्तार और रोजे का ख्याल रख के सच की बात करेंगे। मैं इनसे नहीं, इनके नेता असदुद्दीन ओवैसी साहब से सवाल करूंगा, क्या आपने अपने लोगों को गाली देना सिखाया है? ये देखिए, जब से हम डिबेट कर रहे हैं पूरी की पूरी MIM की जो ट्रोल आर्मी है मुझे गाली दे रही है। कोई अरशद अली करके इन्हीं के शहर का लड़का है जो जान से मारने की धमकी दे रहा है। ये फोन देखिए, ये तरबियत है MIM की। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से पूछ रहा हूं आपके माध्यम से प्रतीक जी कि ये सिखाया है असदुद्दीन ओवैसी ने भारत के मुसलमानों को, जो उनके फॉलोअर्स हैं। भारत के मुसलमान ऐसे नहीं है, भारत के मुसलमान गंगा जमुना तहजीब पे यकीन रखते हैं, वो हिंदू मुसलमान को एकता हमारा भी है, आपका स्पेशल टाइम नहीं। सुन लीजिए, और इन्होंने पिछले कई डिबेट से एक चाल चली हुई है कि मुझे ये टारगेट करते हैं, मुझे ये भद्दी बातें करते हैं। आपने मुझसे सवाल किया था, मैं आर्टिकल 14 और आर्टिकल 19 के हवाले से बात रखना चाह रहा था, लेकिन वसीम वकार जैसे लोग जिनके पास कोई तर्क नहीं है, झूठ का सहारा लेके, जब आपने मुझसे पूछा कि क्या विनोद बंसल जी जो बात कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, उसके अकॉर्डिंग में उसके मद्देनजर बात रख रहा था। मैं तो आज पूछना चाहता था, नवीन कोहली जी से भी बहुत सारे लोगों के फोन और मैसेज आ रहे हैं जो अटके हुए हैं भारत के अलग अलग शहरों में कि वो कैसे अपने घर पहुंचे। मैं पूछना चाह रहा था, मैं डिबेट पे आ रहा हूं। वसीम बकार साहब, रमजान की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ताना बाना बना रहे, और मैंने पहले भी कहा और मैं बहुत स्पष्ट रूप से बात कहता हूं, बहुत बेहिचक बात कहता हूं, ठेला हिंदू नहीं हो सकता, होटल मुसलमान नहीं हो सकता। और लिस्ट वाले पे सवाल पे मैंने सवाल साहब पूछा कि जब लिस्ट जारी हुई कोरोना वायरस पॉजिटिव की, तो उसमें तबलीगी जमात के लोगों को क्यों अलग अलग किया गया, ये सवाल मैंने पूछा। लेकिन हाँ, खाली देश आपकी बपौती नहीं है, वो दो देशों के बीच, दो मुल्कों के बीच के समझौते पे तय होता है कैसे कौन कहाँ रहेगा। आप उसमें बपौती मत दिखाइए, ना किसी को धमकी दीजिए। सबसे छोटे से ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। हाँ पाजी, आहिस्ते चले आइए पाजी, बहुत सलीके के साथ चले आइए। और जहाँ पे मैं मौजूद हूँ ये वही कैनॉट प्लेस जहाँ लगता है मेला, लेकिन आजकल है सन्नाटा। पाजी आपको मालूम है क्यों? आज 24 घंटे के जो आंकड़े हैं
मौत के वो 60 है, वो सबसे ज़्यादा है अभी तक का देश में। 24 घंटे में 60 लोगों की मौत है, 28,000 से ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव हैं, 1400 से ज़्यादा आज का जो केसेस हैं वो है। लेकिन तमाम सवालों के बीच में बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन मस्तिष्क में बने हुए हैं और डर के सवाल हैं। जी, डर ये नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम तो सारे एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन कैसे निकलेंगे, जब बाहर आएंगे तो क्या, ये तमाम सवाल हैं। इन सबके बीच में डिबेट में लोग मौजूद हैं। सतीश प्रकाश जी का वो डिबेट में एक बार फिर से जुड़ रहे हैं, उनका भी एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी। रोहन जी, आप कुछ बात कह रहे थे, मैं आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन वो विनोद बंसल जी कुछ कहना चाह रहे थे। मैं विनोद जी आप छोटा सा बोलिए, रोहन जी के पास जाना चाहता हूं, फिर मैं नलिन जी आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी, आपका स्वागत है। विनोद जी। हाँ प्रतीक जी, देखिए किसी ने ये नहीं कहा कि आप मुसलमान दुकान पर मत जाइए या मुसलमान दुकान का नाम मत रखिए, लेकिन जब हिंदू अपनी दुकान का नाम हिंदू रख लेता है तो उसमें आपत्ति किसको क्यों है? अगर किसी को आपत्ति है तो प्रतीक जी, मैं बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूँ कि जितने भी मुसलमानों के नाम से व्यावसायिक संस्थान चल रहे हैं, देश को बंद करने पड़ेंगे। और खासकर देखिए, आपके डिबेट के दौरान ही डिबेट होते होते उन हिंदू दुकानदारों को ऊपर फेंकने लगे। विनोद जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपको। विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी, विनोद जी ठहराऊंगा जो बार-बार नहीं विनोद जी जी। और तीसरी बात ये बड़े विनम्रता विनोद जी, अरे आप कुछ करिए, जो बात गलत है वो गलत है। टोक सकते हैं। इस देश की आजादी में सारे लोग शरीक हुए। विनोद जी, नहीं विनोद जी, मेरी बात सुनिए। विनोद जी, मेरी बात सुनिए। इस देश की विनोद जी, इस देश की आजादी में सभी लोगों ने बराबर की शहादत दी, तब ये मुल्क आजाद हुआ। और कोई ये कहे कि हम आपको मार देंगे, आपको ये कर देंगे, तो सारे लोग एक लाइन में खड़े। लेकिन विनोद जी, एक बात मैं कहूंगा, नहीं विनोद जी, मैं एक बात कहूंगा, कोई सब्जी ठेले वाला ये नहीं लिखता कि ये हिंदू ठेला है, ये मुसलमान ठेला है। जो गलत है वो गलत है, जो गलत है। की जमात के हेडक्वार्टर में हजारों कोरोना को संक्रमित लोगों को नहीं छुपाते, ये बार-बार देश को प्रेस नहीं करते। ये मुसलमान डॉक्टर को अंतिम संस्कार के लिए मना नहीं करते। ये एक नर्स के ऊपर हमला नहीं करते, एक महिला डॉक्टर के ऊपर असली हरकत नहीं करते। ये जो है आपके इंदौर के अंदर, मैं आ रहा हूँ सतीश जी, आ रहा हूँ। सतीश जी बोलने दीजिए विनोद जी को। ये जानना सतीश जी बराबर के सतीश जी नो, सतीश जी का ऑडियो डाउन करिए, 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 सतीश जी का ऑडियो डाउन करिए। किस तरफ से युद्ध कर रहे हैं प्रतीक जी? ठीक है विनोद जी, मैंने आपका पॉइंट लिया। विनोद जी, मैंने पॉइंट लिया। विनोद जी, मैंने पॉइंट लिया। विनोद जी, मेरी बात सुनिए। विनोद जी, मेरी बात सुनिए। देश दुनिया में आप और षड्यंत्रकारी लोग बीच बीच में बोल रहे हैं। मैं किसी की बात में बीच में नहीं बोला, आपको याद होगा। लेकिन मेरी बात को कभी मैं भी षड्यंत्रकारी हो गया। वाह मनोज जी, मैं भी षड्यंत्रकारी हो गया। नहीं करेंगे। हिंदू समाज के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदू समाज को सुनने का मौका भी नहीं दे रहे। हिंदू मरे, फल वालों को ठेकेदार हो, मैं उन फल वालों को अगर उन फल वालों को 3 सवाल पूछना चाहूंगा। सब्जी वालों के साथ अगर किसी ने गुस्ताखी करी तो हिंदू समाज को माफ नहीं करेगा। विनोद जी की वॉइस डाउन करिए, विनोद जी की वॉइस डाउन करिए, सरकार समझ ले। विनोद जी की वॉइस डाउन करिए, विनोद जी की वॉइस डाउन करिए, विनोद जी की वॉइस डाउन करिए, विनोद जी की वॉइस डाउन करिए। रोहन जी, बात करिए अपनी। मैं षड्यंत्रकारी नहीं हूँ, जो ईमानदारी से सवाल पूछा जाएगा मैं पूछूंगा, और अगर मैं नहीं पूछता हूँ तो मैं पत्रकार नहीं हूँ, मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मैं कुछ और हो सकता हूँ, लेकिन ईमानदारी से सवाल पूछना पड़ेगा। इस मुल्क में मैंने आज तक नहीं देखा ये कोई ठेला वाला लिखे कि ये हिंदू ठेला या हिंदू केला बिकता है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। नहीं, ये गलत है तो गलत है, गलत है। देखिए आपके शो में यही एक बड़ी चीज है, आप एक जिस प्रकार से मुझे रिस्पेक्ट है कि जो बैलेंस हो के आप बात करते हैं। देखिए ये जो बात कर रहे हैं ये नफरत फैलाने का समय है क्या? ये बंसल जी जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बन के बैठ रहे, मैं भी हिंदू हूँ, तब कहाँ थे जब 250 लोग भूखमरे से रोड पे मर गए? क्या वो हिंदू नहीं थे क्या? तब कहाँ थे? आप चुप बैठे थे। कल यूपी में 5 लोगों को लॉकडाउन में मार दिया क्या? तब कहाँ गए थे आप बात मत कीजिए। हिंदू को मालूम है क्या सही है क्या गलत है। आप ठेकेदार मत बनिए। सब समय है हमको मिलकर लड़ने का। आजादी की लड़ाई हमने मिलकर जीती थी, पाकिस्तान के सामने युद्ध हमने मिलकर जीते थे। आप क्या नफरत फैला रहे हैं? हमको सबको मालूम नहीं हिंदू को क्या सही है गलत है। आप ठेकेदार बन के बैठे हो। आपने सरकार से सवाल पूछा क्या आपने किया लॉकडाउन के लिए? आपने सरकार से पूछा कि छोटे उद्योगपति के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपने सरकार से पूछा कि बेरोजगारी के लिए क्या कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। आप लोग के कारण ही ये देश में मैं पूछता हूँ कुछ नहीं कर पाएंगे आप।
आप सरकार की टीम की तरफ काम कर रहे हैं, जिससे सरकार लोगों का ध्यान हटे। रोहन जी, ये तरीका ठीक नहीं है प्रतीक जी। रोहन जी, आराम से। देखिए विनोद जी, नाराज मत होइए। कानपुर में जो उत्पात किया हेलेट हॉस्पिटल में, हिंदुस्तान का मिजाज, मैं आ रहा हूँ, मैं जमातियों ने जो हेलेट हॉस्पिटल में किया, बिल्कुल वो इंसानों की कैटेगरी में नहीं आता, वो जानवरों की कैटेगरी में आता। जानवर वो जानवर की कैटेगरी, वो इंसानों की कैटेगरी है ही नहीं। पर इसका मतलब वो है ही नहीं इंसान, वो जानवर है। उनके सामने एक्शन लीजिए। वो जमाती जानवर है, वो जमाती जानवर तबलीगी जमात जानवर है, जानवरों को छुपाने वाले जो मस्जिद और मदरसे, तो मैंने कहा जो गलत है वो गलत है, यासिर जमातियों को छुपाने वाले मदरसे और मस्जिद भी हिंदुस्तान का मिजाज समझिए। देखिए हिंदुस्तान का मिजाज समझिए। मैं बचपन से, जैसे मैं छोटा था और बड़ा हुआ, तो हमने तो हमेशा से दिल्ली के अंदर अग्रवाल स्वीट कॉर्नर, बजरंग किराना स्टोर, सैनी मिष्ठान भंडार, सैनी नमकीन भंडार और इस तरह के हजारों नाम हैं जिससे हम लोगों ने सामान लिया और हमने इस माहौल को हमेशा से, जो एक हमारी सांझी विरासत और संस्कृति जो रही है हजारों साल के हिंदुस्तान में, हमने देखा है। लेकिन सवाल इसलिए बार-बार सामने आती है कि आखिर ये माहौल कौन लोग बना रहे हैं, कौन लोग ये सवाल कर रहे हैं। उन जिनसे मैंने सवाल किया उनका आपने जवाब देख लिया कि किस तरीके से अभद्र भाषा का प्रयोग करके वो चले गए रमजान के पाक दिन में। लेकिन गलत है आपको यासिर जलानी, वो गलत है यासिर जलानी। आप क्यों माहौल बना रहे हैं? अच्छा ये बताइए कि एक संगठन अगर एक संगठन विश्व हिंदू यासिर कोई धमकी देगा, यासिर कोई ये धमकी देकर जाएगा? यासिर सुनिए, यासिर ये सुनिए, ये कोई ये धमकी देकर जाएगा कि आप यहाँ ये कर रहे हैं, खाड़ी देश में क्या होगा? ये मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है ये। हाँ बताइए, ये भारत कंट्री को आप ये धमकी देंगे कि हम खाड़ी देश में करेंगे? भारत के अस्तित्व पे आप सवाल उठा रहे, ये आपकी सोच है। मुझे हैरानी होती है ऐसी सोच पे, और उसके बाद भी इनके लोग गालियां देते हैं ऑन एयर। आपके डिबेट के ड्यूरिंग आज जितनी गालियां मैंने सुनी है प्रतीक जी, आप यकीन नहीं माने कि मैं भी इंसान हूँ, अच्छा नहीं लगता कभी कभी, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। मैं फिर कह दूंगा और तमाम नाम है आपको बताना जरूरी है, तमाम नाम है वो हाँ प्रतीक जी, मेरा इतना ही निवेदन है, मैंने सबकी बातें बड़ी शांति से सुनी, सबने अपनी बात रखी, मुझे बस अपनी बात कहने का एक मौका मिले, कोई मुझे टोके नहीं, क्योंकि उससे जनता बातें सुन नहीं पाती। मैंने शुरू में ही बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि ये संवैधानिक रूप से भी मानवीय रूप से भी गलत है कि आप किसी ठेले वाले को हिंदू बना दे या मुसलमान बना दे या सिख बौद्ध कोई भी बनाए, क्योंकि संविधान उसकी अनुमति नहीं देती, माने ताकि दृष्टिकोण से भी ये अनुमति नहीं हो सकती। दूसरा इसमें एक प्रश्न उठा तबलीगी जमात को लेकर, उस पर भी मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि ये तबलीगी जमात एक संस्था है। हम लोगों ने हमेशा कहा है ये मुस्लिम समाज के सारे रिप्रेजेंटेटिव तबलीगी जमात नहीं, वो एक संस्था है। उसमें भी जो गलत कर रहे हैं उनमें बातें हुई, प्रश्न उठा कि क्यों तबलीगी जमात जो है अलग अलग राज्य बता रहे हैं, उसमें भी जो लॉजिक है उसको मत भूलिए कि एक संस्था के एक कार्यक्रम से देश में संक्रमण बढ़ गया। क्या ये सीख नहीं मिलनी चाहिए कि कोई व्यक्ति जाने अनजाने में लॉकडाउन का पालन ना करे, कार्यक्रम करे, भीड़ करे, क्या अपने आप को, अपनी परिवार को, अपने समाज को, अपने इर्द गिर्द और देश को खतरे में डाल सकता है? तो ये चर्चा मुसलमानों के खिलाफ नहीं थी, एक संस्था की गैर जिम्मेदारी और उसके अंदर में भी अमानवीय और जो आपने शब्द कहा जानवर जैसे व्यवहार करने वाले कुछ लोग, उनकी खबर थी। अब आइए तीसरी बात, इस प्रोग्राम में रोहन जी ने इस प्रश्न उठाया कि क्या गरीबों से नहीं पूछा गया, क्या मध्यम वर्ग से नहीं पूछा गया। अद्भुत बात है, देखिए राजनीति सबको करने का अधिकार है, आप अपनी राजनीति करिए, लेकिन मुझे बताइए कि हर मीटिंग में प्रधानमंत्री जी मोदी जी बात करते हैं राज्यों के मुख्यमंत्री से। मैं एक मिनट रोहन जी, मैं मजदूरों की बात मैं नहीं समझा रोहन जी, देखिए ऐसा ये देश का ठेका ना आपने लिया ना मैंने लिया। आप जो बात कर रहे हैं रोहन जी वो नहीं बोले, और मैं इसे बदतमीजी मानता हूं। नलिन बीच में नहीं बोलते, नलिन बोलते नहीं है बीच में।
मैं जवाब देना चाहूंगा प्रतीक जी। हमने बोला कि मोहन जी ने बड़े कहा कि पूछा नहीं पूछा, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री जिसमें कांग्रेस और गैर बीजेपी राज्य भी है, वो भी प्रधानमंत्री के सामने यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी मत करिए लॉकडाउन को लेके। जो हो रहा है देश हित में हो रहा है, इसमें कोई ये क्या पूछ के आई थी महामारी, किसी को न्योता दे कि न्योते पे आई है क्या? विश्व के सबसे गंभीर देश, बड़े देश, विकसित देश, प्रभावशाली देश, वो इसको जोड़ नहीं पा रहे। और आज भारत की एक चर्चा है क्योंकि भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने टीम इंडिया अपनाते हुए अलग अलग राज्यों को लेते हुए जनता के सहयोग से, और धन्यवाद जनता को, हमने इसको एक रूप से रोका है। हजारों बन सकते थे। और आखिरी बात, शुरू में मैंने जो अपनी बात कही थी, स्पष्ट कही थी, सतीश जी ने उसको तोड़ मड़ोड़ के दिया। सतीश जी, आपको अपने बात रखने का पूरा अधिकार है, मेरे कंधे का प्रयोग ना करिए, मेरे बातों को तोड़ मड़ोड़। आपको जो कहना है कहिए डंके की चोट पे, मुझे कोट करिए जो मैं कह रहा हूं, लेकिन मेरे शब्दों को ना बदलिए क्योंकि वो जो है उचित नहीं है। आखिरी बात, वकार साहब ने कहा, वकार साहब को आपने एक जवाब दे दिया कि खाड़ी देश वाली, तो उस पर नहीं जाएंगे आप। लेकिन वकार साहब ने ये कहा, कहां पर बीजेपी सरकार हो, बीजेपी का मैं प्रवक्ता बैठा हूं, पार्टी हमारी हो, हम कहा इसको हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं? हम तो बड़ा स्पष्ट कह रहे हैं कि ये गलत है। जो गलत है समाज में उतना ही गलत है अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू ठहराऊं, जितना गलत है कोई कहे मैं मुस्लिम ठहराऊं। क्योंकि इस समाज में ये लड़ाई हम सब एक साथ लड़ेंगे, क्योंकि हमें इससे निकलना है। ये थोड़ी ना कोई धर्म से लेना देना है, ये थोड़ी ना कोई राजनीतिक दल से देना है या किसी वर्ग से देना है। प्रतीक जी, मैं छोटी सी बात करना चाहूंगा। थैंक यू सतीश प्रकाश जी, क्योंकि पूरी डिबेट में रहे। सतीश रोहन में आ रहा हूँ, रोहन में आ रहा हूँ। सतीश जी ने एक बार भी नहीं बोला। सतीश जी प्रतीक जी, नहीं जी, देखिए प्रतीक जी, मैं कोहली जी की बातों से बहुत सहमत हूँ। कहीं ना देखो इतनी स्पष्टता से बात की है, लेकिन एक सवाल तो मैं सिर्फ पूछूंगा ना, अगर मानवता की बात आएगी तो मानवता की बातें तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन इस देश में 60 लाख लोग रोज कमाने और रोज खाने वाले लोग बिना संसाधनों के इस देश की सड़कों के ऊपर 600 किलोमीटर चले, जिसमें तमाम लोगों ने भूख से, थकावट से अपनी जान गंवाई है। 7 महीने। नलिन जी जवाब दे दीजिए, नलिन जी जवाब दे दीजिए, नलिन जी जवाब दे दीजिए जल्दी से। नलिन जी जवाब दे दीजिए, मैं कह रहा हूं, झारखंड में एक बच्चा, नलिन जी जवाब दे दीजिए। एक वाक्य में, देश के गरीबों से, किस देश के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को जोड़ के माफी मांगी है देश के गरीबों से कि मुझे पता है तकलीफ है? और समाज में आरएसएस, बीजेपी, गैर आरएसएस, गैर बीजेपी, बीजेपी विरोधी, आरएसएस विरोधी संस्थाओं ने भी मानव लोगों ने मदद करने का प्रयास किया है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। आज की बहस बस सिर्फ इतनी, आर पार की तैयारी। मिलेंगे आपसे